दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिलिंग की एक रिपोर्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। काउंसिल की ओर से जारी किए गए एक वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट देखी गई है। वहीं मुस्लिमों की आबादी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई, जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी 43.15% की बढ़ोतरी उसमें देखी गई है। बाकी हिंदू, जैन, पारसी इनकी आबादी भी घटी है, जबकि मुस्लिम, ईसाई और सिखों की आबादी बढ़ी है। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब साथ ही रिपोर्ट में आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है और फल फूल रहे हैं, यानी उन्हें पूरी फैसिलिटी मिल रही है और वो खूब मजे से बच्चे पैदा कर रहे हैं। सरकार एक बच्चे के पैदा होने पर पैसे भी दे रही है। अब यहाँ तक मामला आपकी समझ में आ गया होगा, किंतु ऐसा तो नहीं है कि इसे लेकर तमाशा ना मचा हो। इस कारण लोकसभा चुनाव के दौरान आई इस रिपोर्ट ने सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। बीजेपी जनसंख्या में आए इस बदलाव को लेकर सीधे सीधे कांग्रेस पर हमलावर है और इसे गजवाए हिंद की तैयारी बता रही है। कह रही है कि अगर यही हाल रहा तो हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचेगा। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इस रिपोर्ट को भटकाने वाला करार दे रहे हैं। कोई इस रिपोर्ट को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताकर खारिज कर रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। ऐसे में सवाल बन जाता है, आखिर रिपोर्ट में क्या क्या है और इससे क्यों मचा है सियासी बवाल। आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं, या कहो कि जारी आंकड़ों को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल ESCPM की सदस्य समीका रवि के नेतृत्व वाली एक टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। काउंसिलिंग की ओर से जारी किए गए एक वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट देखी गई है। 1950 में देश की हिंदू आबादी लगभग 85% थी, जो साल 2015 में गिरकर तकरीबन 78% पर आ गई। इस दौरान हिंदुओं की आबादी में 7 से 8% की कमी दर्ज की गई। वहीं 1950 में मुस्लिम भारत में करीब 9 से 10% थे, जो 2015 में बढ़ोतरी के साथ ही तकरीबन 15-16% हो गए हैं। यानी 1950 और 2015 के बीच मुस्लिमों की आबादी में तकरीबन 43 या 44% की बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही रिपोर्ट ये भी बता रही है कि देश में सिख आबादी में तकरीबन 6%, ईसाई आबादी में तकरीबन 5.5% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि देश में पारसी और जैन धर्म के लोगों की आबादी घटी है। अब रिपोर्ट आने के बाद नेताओं के बयान आना लाजमी थे और ऐसा हो नहीं सकता कि नेताओं के बयान ना आए। तो किसने क्या कहा एक बार वो भी सुन लीजिए, फिर इस रिपोर्ट का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि सभी मिलकर भारत में गजवा हिंद करना चाहते हैं, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने तो तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग करती है। अब 10 साल सत्ता में रहने के बाद साक्षी महाराज जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग किससे कर रहे हैं तो वही बेहतर बता सकते हैं। पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर एक पलटवार किया और कहा कि असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 2011 के बाद देश में कोई जनगणना नहीं हुई। 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, तो 2024 तक जब जनगणना नहीं हुई तो ये रिपोर्ट कहाँ से आ गई। ये सवाल उनका था। देश में चुनाव चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे। तो वापस रिपोर्ट पर आते हैं। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर भी जोर शोर से कहा जा रहा है कि भारत में हिंदुओं पर मुसलमान भारी पड़ जाएंगे। कुछ लोग इसे डर की थ्योरी भी बता रहे हैं, क्योंकि साल 2020 के अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 97 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं। 1951 में हिंदू थे 30 करोड़ 35 लाख, मुसलमान थे 3.5 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि देश की आज़ादी के बाद से जनसंख्या में करीब 67 करोड़ हिंदू बढ़े हैं। हालांकि कई राज्यों में कम भी हुए हैं। आज जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरल, लक्षद्वीप, पूर्वोत्तर के 5 राज्यों को छोड़कर हर राज्य में लगभग हिंदू फिलहाल बहुसंख्यक है। 1951 से 2020 के बीच देश की आबादी में हर साल 1 करोड़ 14 लाख हिंदू जुड़ते रहे। वहीं मुसलमानों की तादाद हर साल 26 लाख बढ़ती रही।
ये हाल तब था जब मुसलमानों की आबादी बढ़ने की रफ्तार हिंदुओं के मुकाबले दुगनी हो या तिगनी थी। तो अब आते हैं दूसरे पहलू पर। दरअसल हिंदुओं की आबादी कम होने का कारण क्या रहे? इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि हिंदुओं के अंदर पहले 2 अरब एक बच्चा पैदा करने का रिवाज बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। यानी आज हर कोई एक बच्चे को ही अपने जीवन में पर्याप्त समझता है। जो नहीं समझता उसे समझाया जा रहा है। इससे भी आगे बढ़कर चाइल्ड फ्री इंडिया, नो चाइल्ड जैसी कैंपेन चलाकर, बच्चों को बोझ बताकर, वेब सीरीज आदि बनाकर, सोशल मीडिया के माध्यम से परिवारों को समझाया जा रहा है कि परिवारों में बच्चे की कोई आवश्यकता नहीं है। पालना है तो उसकी जगह कुत्ते, बिल्ली आदि का पालन पोषण कर सकते हैं। अब जनसंख्या की काट तो जनसंख्या कर सकती है। कल अगर देश पर खतरा आया तो कुत्ते बिल्ली तो हथियार उठाकर लड़ने नहीं जाएंगे। ना वो आपकी संपत्ति को लूटने से बचा सकते और ना बुढ़ापे में दवा या सेवा का काम कर सकते। पर इस पर बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी तब लोग कहाँ जाएंगे? इसका उत्तर अभी भले ही हम ना समझे हो, किंतु चाइना और अरब के कई देश समझ गए हैं, या कहो अफ्रीका के भी देश समझ गए हैं। क्योंकि आज देखा जाए तो रूस की जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जापान की जनसंख्या बड़ी तेजी से नीचे आ रही है। यूरोप के कई देशों में लोग एक कुत्ता और एक बच्चा पालने की नीति पर आ चुके हैं। मसलन जिस यूरोप ने कभी जनसंख्या के बल पर दुनिया की संस्कृति, धर्म, इतिहास और भूगोल बदले, आज उस यूरोप की धर्म संस्कृति पर कोई अन्य समुदाय अपने जनसंख्या के बल पर उनके रीति रिवाज बदल रहा है। शायद चाइना ने यही सोचकर अपनी नीति में जनसंख्या नीति में बदलाव किए। इसके पीछे की सोच यही हो सकती है कि कल अगर कोई चाइना की संस्कृति पर कब्जा करे तो इससे पहले वो खुद ही दूसरों की संस्कृति और सभ्यता पर कब्जा करना आरंभ कर दे। जाहिर सी बात है, जिन देशों की जनसंख्या गिरेगी वहाँ दूसरे देश आकर राज करेंगे। तो शायद चाइना फिर से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है। भारत में भले ही बढ़ती जनसंख्या को लेकर एक आक्रोश फैल रहा हो, किंतु सितंबर 2022 में देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अपने एक कार्यक्रम में बोलते कहा था कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बड़ी तेजी से नीचे गिर रही है। ये सच भी है, क्योंकि हमारे आसपास के सिकुड़ते परिवार इसकी गवाही भी दे रहे हैं। किंतु आज इस सब के बावजूद भारत में लोगों को यही सिखाया जा रहा है कि बच्चे पैदा मत करो, शादी मत करो, शादी करो तो बच्चे मत करो, बल्कि जानवरों का पालन पोषण करो। जबकि मानव देश की ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा नहीं होगी तो देश का संचालन कौन करेगा? देश के सैन्य बलों से राज्य सुरक्षा बलों तक में कौन लोग जाएंगे? कौन उनकी देखरेख करेंगे? किसका षड्यंत्र है ये जो इस तरह केवल हिंदू समुदाय को ही दिशाहीन किया जा रहा है? दूसरा, प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद, इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में ईसाई आबादी में 5.5% की बढ़ोतरी हुई। आखिर इस बढ़ोतरी के पीछे ये मानकर चले कि ईसाई अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं या हिंदुओं का धर्मांतरण करके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं? क्योंकि रिपोर्ट बता रही है कि हिंदुओं की आबादी 7 से 8% गिरी है और ईसाइयों की 5.5% बढ़ी है। अगर धर्मांतरण रुक जाए तो शायद हिंदुओं की आबादी में 3-3.5% तक की गिरावट देखी जा सकती है। उस 3-3.5% की गिरावट में अब हम दो, हमारा एक या चाइल्ड फ्री इंडिया, नो चाइल्ड जैसी कैंपेन, लव जिहाद, धर्मांतरण आदि चीज़ों को बंद करके देखे तो क्या हिंदुओं की जनसंख्या उसी अनुपात के आसपास नहीं देखी जाएगी? अब असल समस्या क्या है? अगर हम इसे राजनीति के चश्मे से हटकर देखें तो आबादी बढ़ने का सीधा संबंध फर्टिलिटी रेट से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है या जन्म दे सकती है। जहां देश में शरीयत के अनुसार मुस्लिम नाबालिग शादी कर सकते हैं, मान लीजिए सलमा और अब्दुल की शादी हो गई 17 साल की उम्र में, वहीं हिंदू शादी कर रहे हैं 25 से 30 साल की उम्र में, फिर फैमिली प्लानिंग करते हैं। इस सब में जब तक वो एक बच्चा पैदा करते हैं तब तक सलमा और अब्दुल 5 बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये हम नहीं बल्कि ग्रोथ रेट या फर्टिलिटी रेट के आंकड़े बता रहे हैं। गलती किसकी है? अब सवाल हो सकता है कि जनसंख्या कानून लाया जाए, 2 से अधिक बच्चे वाले परिवार को वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जाए, उनका राशन कार्ड निरस्त किया जाए, सरकारी सुविधा बंद कर दी जाए, तो ये सही तरीका हो सकता है। किंतु इस तरीके को तीसरी चीज, ये प्रॉब्लम हिंदुओं की है, इस तरीके से निपट सकते हैं। पहला तो अपनी संख्या बढ़ाई जाए, दूसरा उनकी संख्या कम करने के लिए कानून बनवाया जाए, तीसरा कोई तरीका हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं। क्योंकि आज ये भले ही भविष्य का वास्तविक संकट हो, किंतु अभी समय है, अभी इस संकट से पार पाना हमारे हाथ में है। वरना जो आज अल्पसंख्यक है कल नहीं तो परसों बहुसंख्यक होंगे। नेताओं को राजनीति करनी है तो वो उनकी आवाज़ उठाएंगे जिनकी संख्या
अधिक होगी, जिनके वोट अधिक होंगे। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारी ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में 10 कहानियां हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब दे देगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और दूसरों को इसे शेयर भी कर सकते हैं।